नमस्कार बच्चों, ओझा सर क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको पता ही है कि अभी हम व्याकरण के भाग को हम लोग एक अलग प्रैक्टिस सेट के सीरीज़ के रूप में चला रहे हैं। इससे पहले हमने संधि वाला वीडियो अपलोड किया था जो कि आप लोगों ने देखा होगा और मुझे उम्मीद है कि उस पसंद भी आपने किया होगा। आज हम लोग इसी क्रम में समास का वीडियो आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। समास से संबंधित जो क्लासें हैं इन क्लासों को आपके सामने हम साझा करेंगे। इस क्लास में देखिएगा कि मुख्य रूप से समास में अव्ययी भाव और तत्पुरुष इससे संबंधित जितने सारे उदाहरण हैं उन्हीं उदाहरणों को यहाँ हम लोग डिस्कशन में रखेंगे और देखेंगे किस किस तरह से इसके रूपों को हम लोग बदलते हैं। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले कि शुरू करें कुछ बातें जो अव्ययी भाव या तत्पुरुष से संबंधित है इसे भी हम लोग चर्चा कर लें। चूँकि पहला जो आप उदाहरण देख रहे हैं वो अव्ययी भाव का है। आपको हमें उम्मीद है कि बहुत लोगों को पता भी होगा, जब अव्ययी किसी भी समास में जनरली जब समास करते, समास शब्द का अर्थ ही होता है संक्षिप्त। किसी भी रूपों को जब हम संक्षिप्त रूप में जब प्रस्तुत करते हैं, अनेक विग्रह शब्दों को मिला करके जब संक्षिप्त कर देते हैं तो उसी को हम लोग समास कहते हैं, जो संक्षिप्त रूप होता है। एक्चुअली समास में एक समस्त पद और विग्रह पद होता है। तो विग्रह पदों को जब हम आपस की विभक्ति का लोप करके जब मिला देते हैं तो फिर वही जो है समस्त पद बन जाता है, जो छोटा रूप होता है। तो इसे हम लोग इसमें देखेंगे। तो इसी क्रम में जो पहला उदाहरण हम लोग यहाँ देख रहे हैं वो देखिए, कहता है कि उपगंगम। ये पहला है, इसमें उपगंगम। यहाँ पर अव्ययी भाव में यदि हम लोग बात करें तो किसी न किसी उपसर्ग का, है ना, प्रातिपदिक के साथ सुबंत पद के साथ समास होकर के वो समस्त पद या समास का निर्माण होता है, बनता है। तो यहाँ भी देखिए उपसर्ग का जो है गंगा जो प्रातिपदिक है इसके साथ मिल करके इसने अव्ययी भाव समास बनाया। इसमें पूर्व पद सदा ही अव्यय होता है और पूर्व पद की ही प्रधानता होती है अव्ययी भाव समास में। आप सबको पता भी है, इन सभी चीज़ों का आपको पता होगा कि पूर्व पद की प्रधानता होती है और पूर्व पद सदा ही अव्यय होता है और जो समस्त पद इसका बनता है वो भी अव्यय बन जाता है, क्योंकि अव्ययी भाव समास का यही नियम है। इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये सारी बातें जो हैं अव्ययी भाव के साथ लागू होती हैं। तो चूँकि कुल अव्ययी भाव समास के अगर हम भेदों की बात करें तो 16 भेद होते हैं। उनमें से जो मुख्य जो आपके सिलेबस में दिया गया है उसी की चर्चा यहाँ हम लोग कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत कि उप आया है आपको उपगंगम। इसके यदि विग्रह को आप देखेंगे तो कहता है कि उपसर्ग का सदा ही प्रयोग जब हम करते हैं तो समीप अर्थ में होता है। उप मतलब होता है समीप। तो जब विग्रह करेंगे तो समीप को लेते हुए विग्रह करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं आप यदि ध्यान दें तो उपगंगम में गंगायाः समीपम, यहाँ देखिए गंगायाः समीपम, यदि इस विग्रह को हम लेते हैं समीपम तो क्या है, गंगा का मूल शब्द हो गया गंगा। अब इसमें आपस की विभक्ति का लोप करेंगे तो हो जाएगा गंगायाः, इस विभक्ति का लोप हो जाएगा तो मूल शब्द बन जाएगा गंगा। ठीक है, गंगा, और ये मूल शब्द हो गया। और समीपम के लिए आ गया उप। जब हम समास बनाते हैं तो चूँकि उपसर्ग है तो इसका स्थान पूर्व में होता है तो ये प्रातिपदिक के पहले आ जाता है तो हो जाता है उपगंगा। आप जो देखिए इसमें लगा हुआ जो आ है, ये आ जो है ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक से एक सूत्र है जिससे कि आपको किसी भी स्त्रीलिंग को हम लोग जो दीर्घ है उसको हम लोग ह्रस्व कर देते हैं। तो यहाँ पर गंगा में लगा हुआ जो आ है ये जो है अ में बदल करके इसका रूप बन जाता है उपगंग बन जाता है। और उपगंग में लगा हुआ जो अ है, यहाँ पर जो अ देख रहे हैं, इस अ को हम लोग अम में बदल देते हैं, जो कि नाव्ययी भावात एक सूत्र है। नाव्ययी भावात ये जानना चाहिए बच्चों को भी। नाव्ययी भावात दत्तो मत्व पंचम्याः, ये सूत्र है। यहाँ जगह थोड़ा सा कम इसलिए, ठीक है। इस सूत्र से जो है आपका गंगा में लगा हुआ जो अ है, चूँकि वो अकारांत पद को अम में बदल देता है तो इस नियम से जो है ये उपगंग, ठीक है ना, उपगंग के साथ अम लग जाता है ना, और यही अम जो है बन करके रूप बन जाता है उपगंगम। तो ऐसा वो सभी रूप, वैसे सभी शब्द जिसके अंत में अ लगा हुआ रहेगा वहाँ पर जो अम आदेश होगा इसी सूत्र से होता है। ये जो आप देख रहे हैं सूत्र नाव्ययी भावादतमत्व पंचम्याः, इसी सूत्र से अत को अम आदेश हो जाता है।
ठीक है। अब चलिए आगे इसी ये ध्यान रखें कि कोई भी जो अकारांत शब्द होगा उसको जब भी हम करेंगे तो इसी सूत्र से करेंगे। नेक्स्ट इसमें यही कारण है कि यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा गंगायाः समीपम। इसी समीपम को यहाँ उप हो गया और गंगायाः का मूल शब्द गंगा हो गया, ठीक है। तो उप गंगा के पहले आकर के इस प्रकार से उपगंगम, यहाँ पर जो आप रूप देख रहे हैं फाइनली ये रूप बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, अब चलिए ईशेन अवश्यम इदम जगत, ईश्वर से आच्छादित है यह जगत। यहाँ पर देखिएगा कि तृतीया तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष के ये उदाहरण है। इसमें देखिएगा कि तत्पुरुष में उत्तर पद की प्रधानता होती है। उत्तर पद की प्रधानता से तात्पर्य है आवास्यम जो है उत्तर पद है और ईशेन जो है वो पूर्व पद है। यहाँ पर जो पहला वाला पद होता है उसको पूर्व पद कहते हैं, जो बाद वाला पद होता है उसको उत्तर पद कहते हैं। तो तत्पुरुष समास में सदा ही उत्तर पद की प्रधानता होती है और जो पूर्व वाला रूप होता है उसकी जो उसमें लगी हुई जो विभक्ति है वो विभक्तियाँ हमेशा बदलते चली जाती हैं। इसीलिए ये जो उदाहरण होता है इसको हम लोग व्यधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। एक होता है समानाधिकरण जो कि कर्मधारय के रूप में भी हम लोग जानते हैं, और एक हो गया व्यधिकरण तत्पुरुष। तो व्यधिकरण तत्पुरुष में जो पूर्व वाला जो पद होता है, जैसे कि यहाँ पर ईशेन आया है, ये पूर्व वाला रूप है तो इसमें तृतीया विभक्ति लगी हुई है। इसी प्रकार से ग्रामम गतः, ग्रामम में द्वितीया विभक्ति लगी है। तो इस प्रकार से पूर्व वाले पदों में जो है भिन्न भिन्न विभक्तियाँ द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक लगते रहती हैं, बदलते रहती हैं। लेकिन जो समानाधिकरण तत्पुरुष होता है उसमें देखिएगा कि पूर्व पद और उत्तर पद जो दोनों विग्रह के पद होते हैं उनमें कभी भी विभक्तियाँ नहीं बदलती हैं, एक समान दोनों में विभक्तियाँ होती हैं। जैसे कि कृष्णः सर्पः, कृष्ण में भी प्रथमा विभक्ति है और सर्पः में भी प्रथमा विभक्ति है, इस तरह से। तो यहाँ जो है तृतीया तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। तो इसमें हम क्या करेंगे, आपस की विभक्ति का लोप करेंगे। तो ईशेन में लगी हुई जो विभक्ति आप देख रहे हैं यहाँ पर, ईशेन में लगी हुई जो तृतीया विभक्ति जो एन है इसका जो लोप कर देंगे, इसको जो हटाएंगे तो रूप बन जाएगा इस आवास्यम। और इस में लगा हुआ अ और आवास्यम का आ दोनों मिल करके यहाँ पर संधि का रूप पहले होगा। ये ध्यान रखें कि जहाँ पर स्वर संधि की अपेक्षा है वहाँ पर स्वर संधि हमें जरूर करनी चाहिए। तो यहाँ भी इस का अ और आवास्यम का आ दोनों मिल करके आ हो गया, तो ये रूप बन गया यहाँ पर ईसावास्यम, पहला वाला हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर स्थिति ये है, यदि इसको हम लोग यहाँ देखें, इसको यदि हटा देते हैं, ठीक है ना, तो इसको हटाकर आप देखें तो यहाँ पर जो स्थिति है वो ये है कि यहाँ पर ईशेन का इस हो गया और आवास्यम का, आवास्यम तो है ही ना, तो यहाँ इस में लगा हुआ अ और इसका अ ये मिल करके दोनों आ हो गया, तो इसलिए रूप आपको ये बनता है, ठीक है ना। इसीलिए ईसावास्यम हो गया। क्या हो गया, ईसावास्यम। ये जो आ है ये ईसा में आ के रूप में बन के ईसावास्यम हो गया। नेक्स्ट जो है तीसरा देखिए, थर्ड विधिज्ञ। विधिज्ञ में आपको देखिए ये उपपद तत्पुरुष समास है। यहाँ पर जो उत्तर पद होता है वो कृदंत होता है, उसके रूप क्रिया रूप के रूप में उसका चलता है। तो यहाँ पर और वो जो धातु रूप चलता है जो कृदंत का रूप होता है, उस धातु रूप का शॉर्ट फॉर्म जो सबसे संक्षिप्त रूप है उसको यहाँ अपने समीपवर्ती जो पद है उसके साथ लग करके ये यहाँ पर समस्त पद बनाया जाता है, समास किया जाता है। यही कारण है कि देखिए इसका जो पहला जो आंसर है विधिम जनाति इति विधिज्ञ। विधि को, नियम को जो लोग जानते हैं उसी को विधिज्ञ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जनाति का मूल धातु ज्ञा है, ठीक है ना, ज्ञा है, और ज्ञा का जनाति जानितः जानन्ति इसका रूप चलता है। और यही कारण है कि जनाति का जो शॉर्ट फॉर्म हुआ वो ज्ञह, देखिए यहाँ पर ज्ञह आ गया है, और विधिम में लगा हुआ जो म है उस म का विभक्ति का लोप कर दिए तो जो जब रूप बना तो हो गया विधिज्ञ। विधिम जनाति इति विधिज्ञ। इसी प्रकार से स्वर्णम करोति इति स्वर्णकारः। अब देखो स्वर्णम करोति, स्वर्णम करोति में करोति क्रियापद हो गया और स्वर्णम एक अलग प्रातिपदिक पद हो गया। तो दोनों जब मिलते हैं तो करोति का शॉर्ट फॉर्म आपका कर हो गया, तो इसलिए स्वर्णकारः रूप बना। इसी प्रकार से कुंभकारः, कुंभम करोति इति कुंभकारः। इस प्रकार से सभी जो है करोति का कर हो गया और उधर कुंभ का, कुंभम का महलंत का लोप करके कुंभकारः रूप बन जाता है, इस तरह से। तो यहाँ भी इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विधिम जनाति इति विधिज्ञ, पहला क।
फिर सुमेरो इव व्रजेन भिन्न, यहाँ भी तृतीया तत्पुरुष समास है, वज्र से काटा गया, भिन्न मतलब विध धातु से अक्त प्रत्यय लेकर के यहाँ पर रूप बना है, तो हो जाएगा आपको व्रज भिन्न क। यहाँ भी देखिए ब्रजेन में लगी हुई जो तृतीय विभक्ति उसका आप लोप कर देंगे तो हो जाएगा मूल शब्द ब्रज और भिन्न के साथ जोड़ देंगे। विग्रह पद को समस्त पद बनाने में ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होती है, क्योंकि आपस की विभक्ति का लोप करके आपको मिला देना होता है, तो उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं है, इसलिए व्रज भिन्न हो गया, एन का लोप कर देंगे और भिन्न के साथ जोड़ देंगे। पांचवा देखिए रूपस्य योग्यम, यहाँ पर रूपस्य योग्यम में आप यदि ध्यान से देखें तो कहता है कि मूल शब्द रूप हो गया, और रूप में देखिए षष्ठी विभक्ति लगी हुई है स्यो, है ना, रूप में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है स्यो। तो जब षष्ठी विभक्ति लगी है तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, इसका लोप करेंगे, और योग्य के लिए कौन सा अव्ययी भाव समास में शब्द आता है, अनु आता है। तो अनु का दो अर्थों में प्रयोग होता है, तो योग्य और पश्चात, पश्चात मतलब पीछे के अर्थ में, तो इन दो अर्थों में जो है अनु उपसर्ग का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो यही कारण है कि अब देखिए यहाँ पर रूपस्य योग्यम में यदि आप ध्यान दें तो हो जाएगा रूपस्य का रूप हो गया और विभक्ति का लोप करिएगा तो यहाँ हो गया योग्यम, ठीक है ना, यहाँ हो गया योग्यम, योग्यम के लिए अनु आ गया, ठीक है, और इधर रूप तो है ही, है ना। अब अनु आ जाएगा पहले, ठीक है ना, अनु आ जाएगा पहले तो रूप हो गया अनुरूप, है ना, अनुरूप, और फिर ये अ जो है फिर आपका अम में बदल करके हो गया अनुरूपम, जो ऊपर मैंने सूत्र की मैंने चर्चा की थी, है ना, नाव्ययी भवात वाला। तो अनुरूपम इस प्रकार से आपका नाव्ययी भवात अम से अम का रूप होकर के पूर्व रूप होकर के अनुरूपम रूप बनता है। तो यहाँ भी वही चीज़, इसलिए यहाँ पर रूप हो जाएगा आपको, इसका सही जो रूप होगा अनुरूपम ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं शक्तिम अनतिक्रम में। शक्तिम अनतिक्रम में, तो शक्तिम अनतिक्रम में देखिएगा कि आपका यहाँ पर अनतिक्रम के लिए भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। यहाँ पर यथा लेते हैं, अनतिक्रम के लिए यथा का प्रयोग करते हैं। शक्ति में जो द्वितीय विभक्ति का लोप करेंगे तो शक्ति का शक्ति शब्द हो जाएगा, और चूंकि यहाँ पर अनतिक्रम के लिए यथा है तो यथा रख लिए तो रूप हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, यथा शक्ति। यहाँ पर ये देखिए सही रूप हो जाएगा यथा शक्ति। ध्यान रखें कि यहाँ पर यथा शक्ति में यदि आप देखें तो यथा शक्ति में यहाँ पर यथा शक्ति जो रूप बनता है, बहुत लोग क्या करते हैं कि शक्ति में विसर्ग दे देते हैं या म हलंत कर देते हैं। ये दोनों का दोनों गलत है, आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि शक्ति में विसर्ग का लोप हो जा चुकी है, नपुंसक रूप बनता है, तो इसलिए न तो यहाँ विसर्ग होगा और न ही शक्ति में द्वितीय विभक्ति वाला रूप रहेगा। चूँकि अकारांत नहीं है ये, है ना, चूँकि ये अकारांत नहीं है इसलिए यहाँ पर देखिएगा शक्ति में ई लगा है, तो इसलिए अम नहीं होगा यहाँ पर। यदि अकारांत शब्द रहता तो शक्ति का जो अगर सख्त शब्द रहता तो सक्तम हो सकता था, जैसा कि ऊपर आपने देखा था, लेकिन यहाँ पर शक्ति में ई लगी हुई है। यहाँ पर देखिए शक्ति में यहाँ पर ई है, तो इसलिए यहाँ पर म हलंत आपको नहीं होगा, ये ध्यान रखना। नाव्ययी भवात से जो अम बदलता है वो नहीं बदलेगा, तो इसलिए यथाशक्ति का यथाशक्ति जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं उसी तरह से इसका रूप लिखेंगे, इसमें विसर्ग या म हलंत नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अब चलते हैं 7 कज्जलम इव मलिनम। कज्जलम इव मलिनम, कज्जलम का मूल शब्द हो गया कज्जल और मलिनम का मूल शब्द हो गया मलिन, दोनों को जोड़ देंगे कर्मधारय समास है, काजल के समान काला, ठीक है ना, धुएं को छोड़ते हुए, मलिन धुएं को छोड़ता है। तो यहाँ पर जब इसका सही रूप छोड़िएगा तो हो जाएगा कज्जल मलिनम, ये ख कज्जल मलिनम, बस समस्त पद आपको कर देना है, चूँकि कर्मधारय समास है और वो भी उपमान रूप है। चूँकि कर्मधारय के 5 भेदों में से एक उपमान रूप में या फिर जो विशेषण विशेष वाला होता है उन रूपों को हम लोग देखते हैं, फिर एक उपमेय उपमान वाला भी रूप होता है उसे भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ भी वही है, काजल के समान काला, ये दोनों के दोनों रूप यहाँ पर बनते हैं, तो हो जाएगा कज्जल मलिनम। नेक्स्ट 8वां है समलम। यहाँ पर देखिए समलम, स का जो है सहित के अर्थ में हम लोग विग्रह करते हैं। स मतलब होता है सहित और मलम मतलब मल के साथ, तो मलिन सहितम। यहाँ पर जो सही इसका विकल्प होता है, जो इसका विग्रह होगा वो होगा आपको
मलेन सहितम। मलेन सहितम क्यों होगा? क्योंकि देखिए स जो है अव्ययी भाव समास में हम लोग स अव्यय भी पढ़ते हैं। स का अर्थ सहित मतलब साथ, और सह के योग में, सहित के योग में हमेशा ही तृतीया विभक्ति होती है। सहार्थी तृतीया हम लोग वहाँ भी पढ़े हुए थे, हालांकि उसका यहाँ बहुत कोई ज़्यादा इतनी ये नहीं है, लेकिन फिर भी सहित मतलब साथ का ही अर्थ होता है। तो साथ के अर्थ में हमेशा ही तृतीया होती है। तो ये इसलिए यहाँ पर देखिएगा कि मलेन में तृतीया हो गई इस पद में। मलेन में बालक की तरह चलाइए तो बालकिन उससे मलेन, तो तृतीया होकर के मलेन सहितम बना इसका सही आंसर। ठीक है, सहितम के लिए फिर स आ गया, यहाँ पर जो सहितम के लिए स यूज हुआ, और मलेन का मल शब्द आ गया। जब सबको जब जोड़ेंगे है ना, मलेन के लिए मल हो गया यहाँ पर मूल शब्द, और सहितम के लिए स आ गया। जब हम अव्ययी भाव समास करेंगे तो समलम बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दुर्दांत ही दशनई। दुर्दांत दांतों से, यहाँ भी कर्मधारय समास है। एक पद विशेषण है, दूसरा पद विशेष्य है। आपस की विभक्ति का आप लोप करिएगा तो हो जाएगा दुर्दांत दशनई। पहला ही इसका आंसर देखिए, दुर्दांत दशनई। बाद वाला जैसे रूप है वैसे ही रह जाएगा, और दुर्दांत ही जो है दशनई का विशेषण। कैसे दांतों से? बड़ा ही भयंकर दांतों से, है ना, दुर्दांत दांतों से। तो दुर्दांत मूल शब्द को हमने दशनई के साथ जोड़ दिया तो रूप बन गया दुर्दांत दशनई। नेक्स्ट 10वां देखिए, निर्जनम। यहाँ है निर्जनम में जहाँ निर का हम लोग अभाव अर्थ में प्रयोग करते हैं। निर का जब भी हम लोग प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ये अभाव अर्थ में, निर का अर्थ ही होता है अभाव, कमी, जहाँ पर कमी महसूस हो। ठीक है, तो किसका अभाव? जना नाम अभाव, लोगों का जहाँ अभाव है उसी स्थान को हम लोग निर्जन प्रदेश या निर्जन स्थान भी कहते हैं। तो यहाँ पर जिसका सही विग्रह देखिएगा तो हो जाएगा जना नाम अभाव, लोगों का जहाँ अभाव है उसी को हम लोग निर्जन कहते हैं। तो जब भी आप, अब देखिए अभाव के लिए यहाँ पर निर आ गया है ना, और जना नाम का मूल शब्द क्या हो गया? जन हो गया। निर को पहले ला दीजिएगा, यहाँ पर जो निर अव्यय है, उपसर्ग है, इसको पहले लगेगा तो निर्जन। रहलन जो है नौ के ऊपर रेफ में बदल जाएगा तो हो जाएगा निर्जन, और चूँकि अकारांत है इसलिए महल अम हो जाएगा तो निर्जनम बन जाएगा। नेक्स्ट चलिए 11 में सचित्रम, फिर यहाँ भी स आ गया सहित के अर्थ में, तो इसका सही विग्रह हो जाएगा चित्रेन सहितम इति सचित्रम। वही सहित के अर्थ में तृतीया विभक्ति लगाएंगे तो यहाँ चित्रेन का मूल शब्द क्या है? चित्र है। चित्रेन का मूल शब्द देखिए तो चित्र है, और चित्र हो गया। और सहितम के लिए यहाँ पर स आ गया, ये सहित के लिए हम लोग स व्यय का प्रयोग करते हैं, तो ये स आ गया चित्र से पहले, तो सचित्र हो गया। तो उसमें भी त्र में अ लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर अम होकर के पूर्व रूप हुआ, और पूर्व रूप होकर के चित्रम बन गया, तो सचित्रम हो गया। चित्र के साथ पुस्तक को ले जाओ, मतलब चित्रयुक्त पुस्तक को ले जाओ, पुस्तकम नया, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। 12 में देखिए कहता मुख पुंडरीकम। मुख विशेष से पद हो गया, पुंडरीकम कहते हैं कमल को, ठीक है, जो श्वेत कमल होता है। तो पश्यामिते मुख पुंडरीकम, कहता मैं आपके इस मुख रूपी कमल को मैं देखता हूँ, कमल रूपी मुख को देखता हूँ। तो यहाँ पर जो आप इसके विग्रह को जब करेंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा मुखम एवं पुंडरीकम। मुख ही जो पुंडरीक है, जो कमल है, इसका यदि विग्रह हम लोग देखते हैं तो दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। मुखम पुंडरीकम यूँ ही होता है, मुख पुंडरीक के समान, मतलब कमल के समान, मुख जो है वो कमल के समान है। तो मुखम एवं पुंडरीकम, ये आपका ग इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको कर्मधारय समास का ये उदाहरण यहाँ दिया गया है। तीसरा देखिए अस्खलितम। अस्खलितम मतलब ये आपको नए तत्पुरुष का उदाहरण यहाँ दिया गया है। नए तत्पुरुष के विषय में आपको पता होगा ही, जो भी हम लोग नकारात्मक विग्रह करते हैं तो उसके लिए हम लोग नए समास का प्रयोग के रूप में हम लोग जानते हैं। तो इसमें जनरली जो अर्थ निकलता है वो सभी का सभी निगेटिव अर्थ ही निकलता है। जैसे जो सत्य नहीं है वो असत्य है, असत्य मतलब न सत्यम, अब्राह्मण न ब्राह्मण। तो इस प्रकार से जो भी नेगेटिव अर्थ निकलता है उसी को हम लोग नए तत्पुरुष कहते हैं। एक्चुअली तत्पुरुष का ये भी एक भेद है। तो यहाँ देखिएगा अस्खलितम में, अस्खलित मतलब होता है रोक टोक करना, और अस्खलितम हो गया बेरोक टोक, मतलब बिना किसी रोक टोक का, बिना किसी बाधा का, नियंत्रण का। तो यहाँ जब हम इसके विग्रह को आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा न अस्खलितम, न स्खलितम इति अस्खलितम। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने का है नए तत्पुरुष में कि यदि
आपका जब विग्रह करते हैं तो अ या न यदि लगाते हैं, जैसे कि यहाँ उदाहरण को देखिए, मैं उदाहरण के द्वारा इसको मैं ज़्यादा स्पष्ट करना चाहता हूँ। जैसे कि न अश्वः इति अनश्वः, एक तो ये उदाहरण है, ये न है ना, मुझे लगता है ये हो गया न अश्वः इति अनश्वः, ये पहला उदाहरण हुआ। और दूसरा उदाहरण है, ये दूसरा कोई भी आप दे सकते हैं, न सत्यम इति असत्यम। इन दोनों उदाहरणों को यदि आप देखिए तो ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। न के बाद देखिए यहाँ पर अ आया है, अ क्या है, स्वर वर्ण है। तो यदि न के बाद कोई भी स्वर वर्ण आपका रहता है विग्रह में, जैसे कि यहाँ अश्व का अ आया है, तो इस स्थिति में अन हो जाएगा, अ नहीं होगा, न जो है अ में बदल जाता है। और यदि इस न के बाद विग्रह जो आप करते हैं कोई व्यंजन वर्ण आता है, जैसे कि सत्यम का देखिए स आया है, तो न जो है वो अ में बदल जाएगा, यहाँ पर अन नहीं होगा। ठीक है ना, यही कारण है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अनस्व हो गया, चूंकि न के बाद अश्व का अ आया है स्वर वर्ण, इसलिए अन बन गया यहाँ पर अनश्वः, अनस्व। लेकिन यहाँ पर सत्यम में स जो है वो व्यंजन वर्ण है, यही कारण है कि यहाँ पर ये असत्यम हो गया, अ हो गया, अन नहीं हुआ। तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा आपको स, देखिए व्यंजन वर्ण है, इसीलिए न स्खलितम इति अस्खलितम, अस्खलित हो गया। नेक्स्ट 14 में न उपस्थित है, यहाँ भी वही चीज़ है, न के बाद उ आया है तो स्वर वर्ण है, तो यहाँ हो जाएगा अनुपस्थितः ग। ठीक है। 15 में असत्यम, जिसकी हम लोग चर्चा यहाँ कर चुके हैं। असत्यम मतलब न सत्यम, ख। न के बाद देखिए यहाँ पर स व्यंजन वर्ण है, इसीलिए जो है यहाँ पर जो अ आया है वो अन नहीं हुआ हो करके अ हुआ है, चूँकि बाद में व्यंजन वर्ण है, इसलिए न जो है अ में बदल गया है, अन में नहीं बदला है। 16 में प्रतिगृहम, प्रतिगृहम प्रति शब्द का अर्थ जो है द्विवृत्ति के अर्थ में होता है, मतलब जब किसी बात की जब पुनरावृत्ति होती है, 2 बार 3 बार जब कही जाती है, तो उसके योग में हम लोग प्रति के योग में हमेशा ही द्वितीया का प्रयोग करते हैं विग्रह में। लेकिन इसमें कई जगह सप्तमी का भी प्रयोग देखने के लिए आपको मिलता है, तो द्वितीया और सप्तमी दोनों में इसका विग्रह मिलता है। जैसे यहाँ पर देखिए क, गृहम गृहम प्रति, ये इसका सही आंसर है। प्रति के योग में से द्वितीया विभक्ति होती है, तो यहाँ पर गृहम गृहम मतलब घर घर में, मतलब प्रत्येक घर में। तो यहाँ पर पदों की जो है पुनरावृत्ति हो रही है, द्विवृत्ति है, इसीलिए यहाँ पर जो है इसका जब विग्रह करेंगे तो गृहम गृहम प्रति करेंगे। और जब समस्त पद बनाएंगे तो प्रति पहले आ जाएगा, और गृहम में जो मूल शब्द गृह है, ठीक है, उसके साथ अम हो करके आपको गृहम बन जाता है। ठीक है। इसमें इसका यदि एक और विग्रह आप कर सकते हैं, गृहे गृहे भी कर सकते हैं, है ना, गृहे गृहे भी कर सकते हैं। कई बार गृहे गृहे अथवा गृहम गृहम इस प्रकार का भी रूप मिलता है, प्रति नहीं भी लगा हुआ रहता है, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, वो उसका विग्रह यही है, तो इसी को आपको सही मानना चाहिए, अगर प्रति नहीं भी लिखा हुआ तो भी। नेक्स्ट 17 देखिए, महान चसौ पुरुषः विवेकानंद महान पुरुष आसीत, कहने का तात्पर्य ये है। तो महान जो है पुरुषः का विशेषण है, यहाँ पर महान जो है विशेषण है और पुरुषः विशेष्य है। तो च असौ जो है उसके अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए दिया गया है। तो कहा कि महान पुरुष मतलब महापुरुष थे, तो जब इसको जोड़ेंगे तो उसका सही आंसर इसका हो जाएगा समस्त पद महापुरुषः। ये कर्मधारय समास में आप देखिएगा एक पद विशेषण होता है तो दूसरा पद विशेष्य होता है, और दोनों में एक समान विभक्ति होती है, इसलिए इसको हम लोग समानाधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत भी रखते हैं, इसलिए हो जाएगा महापुरुषः। अब चलिए 18 में, पीतम च तत् अम्बरम। पीतम यहाँ पर देखिए विशेषण है, अम्बरम यहाँ पर विशेष्य है। अम्बरम मतलब होता है वस्त्रम, वस्त्र कैसा है तो कहता है कि पीतम पीला है ना, और अम्बरम मतलब हो गया वस्त्रम, तो यहाँ पर ये विशेष्य हो गया और पीतम पीला उसका विशेषण हो गया। तो यहाँ पर भी वही विशेषण विशेष संबंध से यहाँ समानाधिकरण तत्पुरुष है, तो जब समस्त पद करेंगे तो ये हो जाएगा पीताम्बरम। जब भी विशेषण विशेष से करते हैं तो ध्यान रखें कि दोनों में एक समान विभक्ति वचन लिंग सब होता है। यही कारण है कि यहाँ पर देखिए अंबरम शब्द नपुंसक लिंग है, सिर्फ यहाँ पर अंबरम की विशेषता बताई जा रही है कि अंबर कैसा, वस्त्र कैसा है, तो पीला है। यहाँ पर यही यदि पीला वस्त्र धारण करने वाला यदि अर्थ निकल जाएगा, किसी अन्य अर्थ की प्रधानता जब हो जाती है, जब कोई खास अर्थ निकलने लगता है तो फिर वो बहुब्रीहि में चला जाएगा, जिसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे काफ़ी विस्तार से कि बहुब्रीहि समास में। तो यही जो
आप कर्मधारय को देख रहे हैं, यही आगे चल करके थोड़ा सा रूप बदलता है यदि, तो वो फिर बहुब्रीहि बन जाता है। तो यहाँ पर पीताम्बरम, चूंकि सिर्फ यहाँ पर वस्त्र की विशेषता बताई जा रही, इसलिए पीताम्बरम इसका सही आंसर होगा। 19 में है पंचतंत्रम। यहाँ पर ये संख्या पूर्वो द्विगुः, यदि किसी समस्त पद के पूर्व में यदि संख्यावाची शब्द आता है तो द्विगु समास कहा जाता है। संख्या पूर्व द्विगु, ये द्विगु समास का परिभाषा सूत्र है। तो इसमें क्या होता है कि ध्यान दीजिए कि पंचानाम तंत्रानाम समाहार, ये इसका सही आंसर है। कैसे है? क्योंकि यहाँ पर जब किसी भी समाहार अर्थ में या समूह अर्थ में यदि हम किसी विग्रह को हम लोग करते हैं, जब अर्थ में उसका जब व्याख्या करते हैं, तो उस स्थिति में जो समस्त पद इसका बनता है वो नपुंसक लिंग के एक वचन में बनता है। ठीक है। और कुछ ऐसे शब्द हैं जिससे लोक है, वट है इत्यादि ऐसे कुछ शब्द हैं, यदि वो अगर लगे हुए होते हैं तो उस स्थिति में उसका जो समस्त पद बनता है वो स्त्रीलिंग की तरफ उसका बोध कराता है, स्त्रीलिंग का उसका समस्त पद बनता है। जैसे कि त्रयानाम लोकानाम समाहारः, 3 लोकों का जहाँ समाहार है, तो लोक शब्द यहाँ पर आया है, तो इसलिए यहाँ पर त्रिलोकी बन जाता है ना, त्रिलोकी, तीनों लोकों से संबंध रखने वाला। यहाँ पर चूँकि पंचतंत्र है, तंत्र है, पात्र है, ये सब ऐसे शब्द हैं जिसके योग में आपको जो है जब हम समस्त पद बनाते हैं तो वहाँ पर नपुंसक लिंग के एक वचन में बनता है। यही कारण है कि यहाँ पर देखिए पंचतंत्रम, पंचतंत्रम जो बना है वो जो समाहार के अर्थ को अभिव्यक्त कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर समस्त पद जो बना वो पंचतंत्रम बना। तो विग्रह करेंगे तो पंचानाम तंत्रानाम समाहार, 5 तंत्रों का जहाँ पर समाहार है, एक समूह है, झुंड है। नेक्स्ट देखिए, जिसकी हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, त्रयानाम लोकानाम समाहार कुत्र अस्ति, तीनों लोक में त्रिलोकी कहाँ हैं, तो यहाँ पर सही इसका अर्थ हो जाएगा त्रिलोकी, जिसकी हम लोग चर्चा अभी पहले कर चुके हैं। तीनों लोगों का जहाँ समाहार है, तो चूंकि लोक शब्द ही मैं कह रहा था, लोक शब्द हो या वट शब्द हो या और भी कुछ शब्द हैं, तो इन शब्दों के साथ यदि अर्थ में आता है तो वहाँ पर इसका जो समस्त पद बनता है वो स्त्रीलिंग बनेगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, त्रिलोकी स्त्रीलिंग शब्द बना है, समस्त पद जो बनता है, नपुंसक लिंग एक वचन में नहीं इसका रूप होगा। न उचितम, ये भी नए तत्पुरुष समास का उदाहरण है, जो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुचितम, बाद में स्वर है इसलिए अन हो गया। 12 में देखिए, युधिष्ठिरः सत्यप्रिय आसीत्, युधिष्ठिर सत्यप्रिय थे, तो यहाँ पर अलुक तत्पुरुष है, इसको हम लोग अलुक समास कहते हैं। अलुक कहने का तात्पर्य यह है कि जिसमें विभक्ति का लोप नहीं होता है, जिस समस्त पद में विभक्ति का लोप नहीं होता है। यहाँ पर देखिए युधि स्थिर, इसका सही आंसर है। युधि में यहाँ जो रूप है वही देखिएगा, यहाँ भी युधिष्ठिर में भी वही रूप है। मूल शब्द युद्ध है और इसके सप्तमी के एक वचन में हो जाता है युधि, युद्ध से युधि हुआ है ना। और यही कारण है कि यहाँ पर युद्ध में जो स्थिर रहने वाला है वही युधिष्ठिर है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए कि युधि का युधि ज्यों का त्यों रह गया, इसमें कोई विभक्ति में बदलाव नहीं हुआ। नेक्स्ट चलिए 23, मृगस्य पश्चात रामः मृगस्य पश्चात धावति स्म, राम जो है मृग के पीछे दौड़ रहे थे। तो यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था कि अनु उपसर्ग का जो है 2 अर्थों में हम लोग प्रयोग करते हैं, योग्य और पश्चात अर्थ में, पीछे के अर्थ में। तो यहाँ जो पश्चात शब्द आया है वही अनु का यहाँ पर विग्रह होगा। तो जब हम अनु का विग्रह करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि पश्चात का जो उपसर्ग लाएंगे वो अनु लाएंगे पश्चात के लिए, और मृगस्य का मूल शब्द क्या हो गया, मृग हो गया। जब दोनों को उपसर्ग पूर्व में चला जाएगा, अनु का मृग के साथ जब हम समास करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनु मृग, और चूंकि अकारांत है तो फिर अम हो करके अनु मृगम बन गया। आपको सेकंड अनु मृगम इसका सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है 24 में, विक्रमेन तुल्यम औदार्यम अस्ति, तो विक्रम के समान उदारता है, ये इसका अर्थ है। तो विक्रमेन तुल्यम, यहाँ पर तुल्य शब्द आया है, तुल्य शब्द के योग में सदा ही तृतीया विभक्ति का इसमें प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि इसलिए विक्रम शब्द है और विक्रम का रूप बालक की तरह चला, और तृतीया के एक वचन में जैसे बालकेन होता है उसी प्रकार से विक्रमेण आपका यहाँ रूप बनता है। तो आपस की विभक्ति का जब लोप करेंगे तो मूल शब्द क्या हो जाएगा, विक्रम हो जाएगा, मूल शब्द हो गया विक्रम, ठीक है ना। और तुल्यम के साथ इसका समास हो गया, है ना। जब दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा विक्रम तुल्यम, पहला ही इसका जो सही आंसर है पहला, विक्रम तुल्यम, यही हो जाएगा। ठीक है। आपस की विभक्ति का लोप करके दोनों पदों को हम मिला देंगे
तो विक्रम तुल्यम बन जाएगा। इसमें लास्ट जो इसका उदाहरण हम लोग देखेंगे, महान च असो अंधकारः च प्रयच्छदीत, माने आच्छादित होना अंधकार से। कहता है कि महान अंधकार, पूरा घनघोर अंधकार जो है वो चारों तरफ छाया हुआ था, ठीक है ना, छाया हुआ है, प्रयच्छदित। यहाँ पर इसका यदि सही विग्रह देखिए तो महान जो है अंधकारः का विशेषण है। यहाँ भी कर्मधारय समास का ये उदाहरण दिया गया है। कहता महान, महान विशेषण है और अंधकारः इसका विशेष्य हो गया। तो अंधकार के लिए देखिए यहाँ पर महान का मूल शब्द महान है और महान में नौ का लोप हो जाता है, जो नौ हलन देख रहे हैं, और इधर अंधकारः है ना, अंधकारः है, तो यहाँ पर हो जाता है महा, और इधर अंधकारः तो है ही, है ना। दोनों को जोड़ेंगे तो पहले जो है संधि की क्रिया यहाँ होगी। महा में देखिए लगा हुआ जो आ है और इधर अंधकारः का और, दोनों मिलके हो जाएगा आपको आ। और यही कारण है कि यहाँ पर जो रूप बनेगा वो बनेगा ख, महांधकारः। इसका जो सही रूप होगा महांधकारः, ख का इसका सही आंसर होगा। तो ये जो आ और अ मिलके यहाँ पर संधि की क्रिया पहले हो जाती है, तब फिर उसको हम जोड़ करके समास करते हैं। तो ये जो उदाहरण था ये सभी के सभी आपको जो आपने देखा यहाँ, ये अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास का था। इसमें यदि आपको और कुछ ऐसे कुछ डाउट या कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप जरूर कमेंट करें, हमें बताएं और मैं अपने तरफ से आपको क्या एक्सप्लेन कर सकता हूं, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने जो हमारी वीडियो उपलब्ध होगी आपके सामने, वो वीडियो आपका बहुब्रीहि और द्वंद्व से संबंधित होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।